मैं हूं अमित अमन और आप लोगों का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया हुआ है और साथ में ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर रोज़ 3 वीडियो बैक टू बैक मिल रहा है। और एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास आप लोगों का हो गया हुआ है और आज मध्यकालीन भारत का इतिहास भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो चलिए आज देखते हैं मध्यकालीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कल देखिए, जैसे आप लोगों को मैंने लोधी वंश के बारे में पढ़ाया हुआ था, ठीक है, कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। ठीक है, और इब्राहिम लोधी का क्या होता है, इब्राहिम लोधी का क्या होता है कि बाबर के साथ एक युद्ध होता है पानीपत का। ठीक है, पानीपत का युद्ध होता है कब, 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में जब युद्ध होता है तो इब्राहिम लोधी इसमें क्या होता है, पराजित होता है और साथ में ही इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार क्या होता है, दिल्ली सल्तनत का जो वैभव चला आ रहा था वो एक प्रकार से समाप्त हो जाता। अब क्या होता है, एक नए रेजिम की एंट्री होती है, ठीक है, मुगल वंश का। और ये मुगल वंश आपको कैसे लगभग 300 वर्षों तक ये क्या करता है, शासन करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बाबर के बारे में। देखिए, ये इब्राहिम लोधी कौन थे, इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी के पुत्र थे। ठीक है, इब्राहिम लोधी कौन था, सिकंदर लोधी का पुत्र था, लोधी वंश का। ठीक है, और इब्राहिम लोधी का जब युद्ध होता है बाबर के साथ 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में, तो यहाँ पे सिर्फ ना कि इब्राहिम लोधी की हार होती है बल्कि इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार मुगल वंश का स्थापना होता है। तो मुगल वंश का समय काल आपको है 1526 से 1862। देखिए, अकबर के नाम में अक्सर महान शब्द को जोड़ा जाता है। ठीक है, महान शब्द को जोड़ा जाता है क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारा सामाजिक सुधार कार्य करवाया गया। इसका नाम पूर्व में क्या था, जलाउद्दीन। ठीक है, तो मगर बाद में क्या होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अन्य धर्मों के बारे में जानता है और समाज की समस्या को समझता है, तो वो अपने आप में क्या करता है, परिवर्तन लाता है। ठीक है, चलिए, तो मुगल वंश का संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहिएगा, मुगल वंश का संस्थापक कौन है, बाबर। और बाबर का समय काल कितना है, 1526 से लेके 1530। देखिए, जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है सेम डिट्टो आपको क्या होगा, नोट्स मिल जाएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में डाल देंगे तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो बाबर का समय काल कितना है, 1526 से लेके 1530। देखिए, बिहार दरोगा का, बिहार पुलिस या फिर बीपीएससी हो, बीपीएससी के लिए होगा तो अलग से आपको और भी थोड़ा डिटेल में क्या होगा, नोट्स दिया जाएगा। मगर जो अभी वर्तमान में बिहार पुलिस का और बिहार दरोगा का जो वैकेंसी आया हुआ है, तो उसमें आपको ये बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, मददगार होने वाला है। और हम अपने हर वीडियो में बार बार एक ही बात का जिक्र किए हैं कि अभी यूट्यूब पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा मैराथन क्लास चल रहा है या फिर क्या होता है, एमसीक्यू का क्लास चल रहा है। ठीक, मगर आप जरा विचार कीजिए, जब तक कि आपका क्या हो, थ्योरी कंप्लीट ना हो, थ्योरी आप कवर नहीं कीजिएगा तो फिर बहुविकल्पीय सवाल को कैसे आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो यदि आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो फिर नहीं बनेगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर क्या होगा, आप डिमोटिवेट हो जाइएगा। तो उससे बचने के लिए क्या कीजिए, आप चाहे जहाँ से भी चाहिए आप वहाँ से पढ़िए, लेकिन सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप थ्योरी वाले सेक्शन को कंप्लीट कीजिएगा। थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट होगा उसके बाद ही आप क्या कीजिएगा, ये एमसीक्यू पे आइएगा। ठीक है, तो बाबर को मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसके द्वारा एक उपाधि लिया गया था, कलंदर, यानी कि दानवीर। एक मिक्का सिंह बहुत बड़े सिंगर भी हैं, तो उनका एक गाना भी है, मस्ते मस्ते मस्त कलंदर करके नाम का। तो उसमें आप जो कलंदर शब्द सुनते होंगे तो वो कलंदर यही शब्द है। ठीक है, यानी कि वो व्यक्ति क्या है, दानशील। यदि आप महाभारत देखे होंगे तो महाभारत में आपको एक कैरेक्टर के बारे में पता होगा, कर्ण के बारे में। कर्ण के बारे में ये कहा जाता था कि वो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, दानवीर है। और उसके उस दानवीर प्रवृत्ति के वजह से ही क्या हुआ कि महाभारत में उसका मृत्यु हो गया। अन्यथा क्या था, कर्ण के पास, उसके पास क्या था, भगवान सूर्य के द्वारा क्या किया गया था, कवच प्रदान किया गया था, जो क्या क्या था, किसी भी अस्त्र से उसको क्या किया जा सकता था, भेदा नहीं जा सकता था। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था,
कलंदर कहा जाता था, यानी कि ये क्या थे, दानशील व्यक्ति थे। ठीक है, इनके द्वारा इनका समय काल बहुत ज़्यादा छोटा रहा है, 1526 से लेके 1530, यानी कि लगभग 6 वर्षों का, लगभग 4 वर्षों का रहा। लेकिन इस 4 वर्षों में इनके द्वारा बहुत ही निर्णायक युद्ध लड़ा गया। ठीक है, 1526 में पहला युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी के साथ, जो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। और इसमें क्या होता है, बाबर का विजय होता है और इस प्रकार भारत में क्या होता है, मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध हुआ और इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया। देखिए, जिहाद शब्द वर्तमान में क्या हो गया, इसमें विकृति आ गया। ठीक है, जिहाद, जब आप इस्लाम को, जो जानकार व्यक्ति हैं इस्लाम के, तो उनसे आप पूछिएगा तो जिहाद का तात्पर्य ये है कि जो भी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, वो स्वयं के अंदर जो भी बुराई होती है, जैसे अभी रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, तो वो लोग क्या करते हैं, फास्टिंग रखते हैं। ठीक, तो उनमें क्या होता है कि जो भी बुराई उनके अंदर है तो वो उस बुराई से लड़ते हैं और ठीक है, और अपने अंदर अच्छाई लाते हैं। ठीक, मगर उस वक्त क्या किया गया है और अब का क्या हो गया है, जिहाद का शब्द, अब जिहाद का नारा में ये कहा जाता है कि जो गैर मुस्लिम है, जो यानी कि इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले हैं, तो उनके साथ क्या किया जाता है, उनके साथ अन्याय किया जाता है। ठीक है, और ये सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता है कि धर्म में कोई समस्या है, ये इसलिए किया जाता है कि बहुत लोग अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भारत के पड़ोसी देश देख लीजिए, पाकिस्तान है, और आपको देख लीजिए अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, वहाँ पे आप देखिएगा तो ये सब देश क्या है, ये देश सारा क्या किया गया है, इस्लाम के नाम पे ही बना है। ठीक है, इसके बावजूद भी देखिएगा तो वहाँ पे जो इस्लाम को मानने वाले भी व्यक्ति हैं उनके साथ भी समस्या हो रहा है। यानी कि इससे ये चीज़ क्लियर होता है कि इसमें सिर्फ धर्म में यदि कोई कहे कि कुरीतियाँ हैं तो वो नहीं है, बल्कि लोग अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, उस धर्म के विचारों को फैला रहे हैं। ठीक है, यानी कि समाज में गलत प्रकार का क्या करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ और इसमें बाबर वर्सेज मेदिनी राय हुआ, तो इसमें बाबर यहाँ पे भी विजय रहा। ठीक, नेक्स्ट है 1529 ईस्वी का घाघरा का युद्ध, तो इसमें क्या हुआ, बाबर का महमूद के साथ हुआ युद्ध और इसमें भी बाबर विजय रहा। देखिए, एक व्यक्ति जो बहुत उम्रदराज है और एक नए स्थान पे आता है और फिर वहाँ पे युद्ध करता है और वहाँ पे विजय भी हासिल करता है, तो स्वाभाविक है उसमें क्या होगा, उसमें बिल्कुल नेतृत्व करने की क्या होगा, उसमें क्षमता होगा। ठीक है, और यही कारण था कि मुगल वंश का स्थापना हुआ। नेक्स्ट है कि 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया, क्योंकि इसका समय काल बहुत ज़्यादा छोटा था, 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक। ठीक है, और इस 4 वर्षों में ये 4 युद्ध लड़ते हैं और चारों युद्ध में ये क्या रहते हैं, विजय रहते हैं। ठीक है, बाबर के बारे में एक दो फैक्ट आपको और भी याद रखना है कि बाबर ने तुजुके बाबरी, ठीक है, तुजुके बाबरी की रचना की थी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि तुजुके बाबरी किससे संबंधित है, तो आपका वहाँ पे जवाब क्या होने वाला है, बाबर। ठीक है, इसी का एक और भाग था बाबरनामा, और यह पुस्तक किस भाषा में है, तुर्की में, यानी कि वर्तमान का तुर्की जो है, जिसका नाम अब तुर्कीये बोला जाता है, तो उसी तुर्की भाषा में लिखा गया हुआ था। ठीक है, और बाबर ने मुबियान शैली का क्या किया, जन्म दिया, और बाबर ने एक और कविता लिखी थी, उसका क्या नाम था, रिसाल उसज। तो ये तीनों चीज़ जो है आप ध्यान में रखिएगा, आपको क्वेश्चन में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक, और बाबर की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका मकबरा काबुल में बनाया गया, वर्तमान का जो अफगानिस्तान है। ठीक है, जहाँ पे अभी क्या है, तालिबान का सरकार बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बाबर का पुत्र। तो बाबर का पुत्र कौन हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो हम लोग इसमें जो महत्वपूर्ण थे, जो लीड किए हुए थे, जो नेतृत्व किए, जो राजा बने, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हुमायूं के बारे में आते हैं। तो हुमायूं देखिए एक ऐसा राजा हुआ कि आप कह सकते हैं कि यदि सामान्य भाषा में कहें तो इसका नसीब खराब था। ठीक है, वो किस लिए,
वो इसलिए कि इसके जीवन में एक व्यक्ति का एंट्री होता है और जिसका नाम क्या है, शेरशाह सूरी। ठीक है, हम शेरशाह सूरी के बारे में भी आपको बताएंगे। तो बाबर का पुत्र कौन है, हुमायूं, और हुमायूं की बहन का नाम है गुलबदन बेगम। ठीक है, और गुलबदन बेगम क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, गुलबदन बेगम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इनके द्वारा हुमायूं नामा का रचना किया गया था। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह के बीच में 2 युद्ध हुआ। देखिए, शेरशाह आ गए और शेरशाह जैसे एंट्री किए हैं, अब क्या होगा, हुमायूं को देश से खदेड़ दिया जाएगा, यानी कि इसको भारत से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में 2 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब है, आपको समय काल आपसे पूछ लिया जा सकता है या फिर पूछ लिया जाएगा किस स्थान पे हुआ। तो 1539 का वक्त है, बिलग्राम का युद्ध हुआ। ठीक है, और फिर हुआ 1540 में कन्नौज का युद्ध, और इस दोनों युद्ध में हुमायूं का निर्णायक हार हुआ। ठीक है, और शेरशाह का यहाँ से समय काल चालू होता है। विजेता कौन रहे, शेरशाह सूरी। देखिए, बिहार का हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया हुआ भी है, तो बिहार का जब आपको हिस्ट्री, बिहार स्पेशल का वीडियो हम बना के आपको देंगे, तो उसमें आपको इस शेरशाह के बारे में क्या होगा, प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये क्या हुआ कि 15 वर्ष के समय हुमायूं ने ईरान में व्यतीत किया। क्या किया, जब जो शेरशाह से पराजित हुआ है हुमायूं, तो वो कहाँ चला गया, ईरान। और देखिए, ईरान का जिक्र आया, देखिए आपको करंट अफेयर भी तो पढ़ना, जो भी चीज़ हमको इम्पोर्टेंट लगता है हम साथ में बता देते हैं ताकि आपको क्या हो, याद करने में आसान हो। ईरान में क्या हुआ था, कुछ महीने पहले की बात है कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो है एक बांध का उद्घाटन करने जा रहे थे और उनका क्या हो गया, मृत्यु हो गया हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ठीक है, और नए क्या हुए, राष्ट्रपति कौन बन गए, मसूद पेजिशकियन। ठीक है, जो कि पेशे से सर्जन है। ठीक, ये साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं कि कभी करंट अफेयर पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप पढ़िएगा, जब भी कोई भी देश का नाम आ जाए तो यदि साथ में कुछ मिल जाए तो आप उसको क्या कर लीजिएगा, इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं को सिकंदर शाह सूरी ने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। देखिए, जब शेरशाह सूरी के साथ युद्ध हुआ हुमायूं का, तो हुमायूं क्या कर किए, वो ईरान चले गए और ईरान में जाके फिर क्या किए, वहाँ पे अपना सेना तैयार किए, लोगों से मदद लिए। और 1555 में जब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ तो उसमें हुमायूं क्या किया, सिकंदर शाह सूरी को जब वो वापस आया, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया, पराजित कर दिया और अपना खोया हुआ साम्राज्य क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है, 1556 ईस्वी में दीन पनाह की पुस्तकालय में, ठीक है, क्या चीज़, ये दीन पनाह का पुस्तकालय आप याद रखिएगा। तो सीढ़ी से जब वो उतर रहे थे हुमायूं, तो इनकी गिरकर क्या हो गया, मृत्यु हो गया। इस प्रकार हुमायूं का समय काल समाप्त हो गया। फिर नेक्स्ट कौन आता है, उसका उत्तराधिकारी अकबर। कौन आता है, अकबर। और ये अकबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारा क्या किया गया, निर्माण भी करवाया गया है और समाज में बहुत सारा बदलाव भी लाया गया है। ठीक, तो अकबर का समय काल है 1556 से 1605 ईस्वी। अकबर का जन्म कहाँ हुआ, 1542 ईस्वी में सिंध राजकोट अमरकोट में। ठीक है, सिंध देखिए जो कि भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पड़ता है। वर्तमान में पूर्णतः क्या होता, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में ही पड़ रहा, मगर उस वक्त तो अविभाजित भारत था। ठीक है, तो उस अभी जो वर्तमान में समय है वो कहाँ पर रहा, पाकिस्तान में। ठीक है, तो वहाँ पे ही अमरकोट में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। कब, 1542 ईस्वी में। यह शासक बिसल देव हुमायूं के दोस्त थे। ठीक है, हुमायूं के दोस्त कौन थे, बिसल देव। और तो उन्हीं के संरक्षण में क्या किया गया, अकबर वहाँ पे रहे और वहीं पे उनका क्या हुआ, जन्म हुआ। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, यानी कि ताजपोशी कब हुआ, 1556 ईस्वी में पंजाब के कलानौर में। ठीक है, और इसके संरक्षक थे कौन, इसका नाम याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है, बैरम खान। बैरम खान ही है जो अकबर जब तक कि बड़ा नहीं हो गया और वो इतना योग्य नहीं हो गया कि वो खुद से शासन प्रशासन चलाने लगे, खुद से निर्णय लेने ना लगे, तब तक ये बैरम खान ही है जो उसको स्टेप बाय स्टेप क्या करता था, गाइड करता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि 5 नवंबर
1556 ईस्वी को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। देखिए पहला युद्ध कौन किया? अकबर जिस वंश से है, मुगल वंश से, बाबर के द्वारा किया गया था। किसके साथ? इब्राहिम लोदी के साथ। और जैसे इब्राहिम लोदी का 1526 ईस्वी में पराजित होता है तो क्या होता है? मुगल वंश का स्थापना होता है भारतवर्ष में। ठीक है, तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ अकबर का और हेमू के बीच में, और जिसमें क्या हुआ? बैरम खान ने हेमू को पराजित कर दिया, क्योंकि अभी भी वैसा समय काल नहीं था कि अकबर उतना भी समझदार या बड़ा हो गया था कि वो सारा का सारा खुद से निर्णय ले सके। बैरम खान उसके साथ हमेशा क्या रहते थे? उनके साथ में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1560 से 1562 ईस्वी तक अकबर के द्वारा अकबर जो है वो किसके प्रभाव में था? देखिए जब भी कोई अयोग्य व्यक्ति रहेगा या फिर वो बाल्य अवस्था में रहेगा, या फिर जैसे आप सामान्य भाषा में समझिए कि वो अंडर एज रहेगा, उसको उतना समझ नहीं है, तो जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? यदि वो किसी बड़ी कंपनी या संस्था का मालिक है या ऑनर है तो उसको क्या करेगा? ओवरटेक करने का कोशिश करेगा, उसको कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, ताकि चीज़ें क्या हो? उसके मन मुताबिक हो। ठीक, तो महामंगा एक महिला थी, तो वो उसके प्रभाव में ये अकबर रहता, क्योंकि अकबर को ये लगता था कि ये महिला जो है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो बेहतर होगा वो करेगी। ठीक है, मतलब, और महामंगा जो थी उसका मेन मोटिव क्या था? वो चाहती थी किसी भी प्रकार अकबर को रिप्लेस कर दे, हटा दे, और जो उसका पुत्र था उसको वो क्या करे? मुगल साम्राज्य का शासक घोषित कर दे। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? पेटीकोट सरकार। महामंगा के प्रभाव में जब अकबर था तो 1560 से 1562, तो उसको क्या कहा जाता था? पेटीकोट सरकार, महामंगा के प्रभाव में जब अकबर था। ठीक है, अकबर के युद्धों के बारे में बात कीजिए तो एक हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ये बहुत ज़्यादा आप लोग जानते भी होंगे कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। और इस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का हालांकि वो पराजय हुए थे। ठीक है, मगर युद्ध बहुत ज़्यादा क्या रहा था? भीषण रहा था और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अकबर ने 1527 ईस्वी में गुजरात का अभियान किया। ठीक है, और 1573 ईस्वी 1573 ईस्वी में ये क्या हो गए? विजय हो गए। और इसी के याद में, देखिए इसी के याद में क्या किया गया? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया है, तो आपका जवाब क्या होने वाला है? अकबर। ठीक है, तो इसीलिए ये ज़्यादा क्या हो जाता है? टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और अकबर के द्वारा बहुत सारा सुधार कार्य भी किया गया बाद में, क्योंकि व्यक्ति को यदि आप किसी एक विषय के बारे में पढ़ाते हैं तो उसका सोच जो है वहीं तक सीमित रहेगा। यदि वो 40 विषय को पढ़ता है, 50 विषय को पढ़ता है, तो उसका विचार क्या होगा? और भी ज़्यादा विस्तृत हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। तो जब अकबर को क्या हुआ, जब ये विभिन्न धर्मों के गुरुओं से मिले और उनके विचारों को सुने, तो फिर उन्हें लगा कि नहीं, जो मुझे बताया जाता मेरे धर्म के गुरुओं के बारे द्वारा, तो सिर्फ वास्तविकता इतना नहीं है, वास्तविकता अन्य धर्म में भी हो सकता है, अन्य धर्म भी क्या हो सकते हैं? अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो अकबर के द्वारा सुधार कार्य क्या करवाया गया? पहला 1526 ईस्वी में इसके द्वारा दास प्रथा का समाप्त करवा दिया गया, यानी कि जो गुलाम लोगों को बनाया जाता था, ठीक है, उनसे बेगारी करवाया जाता था। तो अकबर ने क्या कहा कि 1526 में कि अब दास जैसी व्यवस्था कोई भी हमारे शासनकाल में, हमारे साम्राज्य में नहीं होने वाला। ठीक है, उसके बाद 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्री पे जो कर लगता था उसको समाप्त करवा दिया गया। आपको जब हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ाए हुए थे कि वो जब आए तो क्या किए थे? जजिया कर लगा दिए थे। क्यों जजिया कर लगा दिए थे? ताकि जो गैर मुस्लिम हो, यानी कि जो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं, तो उस व्यक्ति से क्या करें? हम उसके धर्म के पालन करने के कारण उससे कर ले। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया? तीर्थ यात्रा समाप्त कर दिया गया। 1564 ईस्वी में इसने क्या किया? जजिया कर को भी समाप्त कर दिया, जो अभी आपको बताएं। ठीक है, 1571 ईस्वी में फतेहपुर की स्थापना की, और 1575 में, ये देखिए ये वाला समय काल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है?
क्योंकि इनके द्वारा इबादत खाना का स्थापना करवाया गया। और ये इबादत खाना क्या था? इबादत खाना ये था कि जहाँ पे विभिन्न विभिन्न धर्म के मानने वाले या उनके जानकार व्यक्ति, जैसे हिंदू धर्म का बात कीजिएगा तो पंडित, मुस्लिम धर्म का बात कीजिएगा, इस्लाम धर्म का, तो उसमें मौलवी होते हैं या फिर चर्च में फादर होते हैं। ठीक ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति थे, जो धर्म के जानने वाले जानकार व्यक्ति थे, तो उन लोगों को क्या किया जाता था? इबादत खाना में बुलाया जाता था और अकबर उनसे पूछते थे या फिर उनको सुनते थे कि आपके धर्म से या आपके धर्म के हिसाब से इस मुद्दा पे आपका क्या विचार है। तो सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से अपना अपना विचार देते थे। तो उसमें जो अकबर को उचित लगता था तो वो क्या करता था? उसका अपना पालन करता था। ठीक है। तो यहाँ से अकबर के जीवन में बहुत बड़ा क्या हुआ? बदलाव हुआ। और वो धीरे धीरे उसमें क्या हुआ? लिबरलाइजेशन आया, यानी कि वो उदार बनना चालू कर दिया। ठीक है। 1578 ईस्वी के बात कीजिएगा तो इबादत खाना सभी के लिए क्या, सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया गया? खोल दिया गया। ठीक है। 1579 का बात कीजिएगा तो 1579 में मजहरनामा की घोषणा की गई। ठीक है। देखिए ये सब चीज़ आपको क्या करना है? ये सब चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट सवाल में वन लाइनर में पूछ दिया जाएगा। ठीक। 1582 ईस्वी में दीने इलाही। देखिए अकबर के जीवन काल में 2-3 मोमेंट ऐसा आया, समय काल आया, जो उसके जीवन को बिल्कुल क्या कर दिया? बदल के रख दिया। जब उसके द्वारा एक तो इबादत खाना का स्थापना किया गया और सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। दूसरा, जब ये दीने इलाही की स्थापना किया। और तीसरा कहा जाता है कि एक हिंदू महिला शासिका से उनका क्या हुआ? विवाह हुआ। तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा क्या हुआ? परिवर्तन आया। ठीक है। ये दीने इलाही क्या था? अकबर जैसे आपको मौर्य शासन काल में जो अशोक थे, ठीक है, उनके द्वारा क्या किया गया? शांति की स्थापना के लिए बौद्ध धर्म का प्रचार किया जा रहा था। तो उसी प्रकार क्या हुआ कि दीने इलाही का स्थापना अकबर के द्वारा किया गया। और इसमें ये समाज में मतलब क्या हो कि अच्छा अच्छा कार्य हो, लोग अपने माता पिता का सम्मान करें, गरीबों को सताए नहीं, समाज में न्याय का स्थापना हो, शांति का स्थापना हो। तो इस प्रकार का जो विचार था तो अकबर क्या किया? दीने इलाही में उसे समाहित किया और इसका प्रचार प्रसार करने का कोशिश किया। ठीक है। नेक्स्ट है कि 1583 ईस्वी में इलाही संवत की शुरुआत की, जैसे कि कैलेंडर रिलीज किया जाता है। ठीक है। तो उस प्रकार का क्या किया? इसने एक इलाही संवत का स्थापना किया। नेक्स्ट है कि अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है। और यह व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? मंगोलों से। तो अब आपको ये चीज़ थोड़ा क्लियर होना जरूरी है कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मनसब व्यवस्था क्या है, मनसबदारी प्रथा क्या है, तो मनसबदारी प्रथा यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे कि मुगल काल में, ठीक है, मुगल काल में क्या था? एक प्रशासनिक व्यवस्था था। क्या था? एक प्रशासनिक व्यवस्था था। और इसमें क्या किया जाता था कि जो शासकीय अधिकारी होते थे, जैसे कि अभी वर्तमान में ब्यूरोक्रेट्स आप समझते हैं, तो उन जो शासकीय अधिकारी होते थे उनको और उनके सेनापतियों को, ठीक है, पद, यानी कि उनका पद क्या है और उनका क्या है, वेतन क्या है, इसको तय किया जाता था। अब समझ में आ गया? जैसे कि मान चलिए कि कोई बीडीओ साहब होंगे, कोई एसडीओ साहब होंगे, कोई एसपी साहब होंगे, कोई डीएम साहब होंगे, कोई डीजीपी होंगे। तो हर किसी का क्या है, उनका कार्य क्षेत्र अलग अलग है और उनका पद का यदि रैंकिंग किया जाए तो सबका क्या है, अलग अलग है। और उनको वेतन भी सबको अलग अलग प्रकार का दिया जाता है। तो ऐसे ही मनसबदारी व्यवस्था का अकबर के समय काल में क्या किया गया? शुरुआत किया गया। ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। और ये व्यवस्था कहाँ से लिया गया था? ये व्यवस्था लिया गया था मंगोलों से। ठीक। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है मनसबदारी। देखिए आप ये को यहाँ पे हम क्लियर कर ही दिए हैं कि जात और रैंक। जैसे कि मान चलिए कि आपका जात है 5000। जात का मतलब ये बिल्कुल नहीं समझिए कि आपके कास्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जो वर्तमान में चलता, नहीं, यहाँ पे पद का बात किया जा रहा है। ठीक है। तो मुगल काल में जात और रैंक क्या था कि मान चलिए कि आपका जात है 5000 का, 5000 का आपका जात रैंक है। ठीक है।
तो आप उसको क्या कीजिएगा, 1/2 से उसमें भाग दे दीजिएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2500, यानी कि 2500, यानी कि आपके पास इतना घुड़सवार होना चाहिए। तो मोटा मोटी समझ लीजिए क्या आपके पास 2500 आदमी होगा और 2500 घोड़ा होगा, तभी तो 2500 घोड़ा को लेके 2500 आदमी जाएगा घुड़सवार के रूप में, समझ गए। और नेक्स्ट क्या है, सवार रैंक। तो सवार रैंक का बात आता था तो वहां पे कितना होता था 3000 का, तो फिर 3000 को हम क्या करेंगे 1/2 से, इसको 2 से विभाजित कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1500, तो यानी कि 1500 घोड़ा होगा, 1500 आदमी होगा, तब तो एक एक व्यक्ति एक एक घोड़ा को लेके जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, अकबर ने जाति व्यवस्था, दहसाल पद्धति और इसमें भूमि के आधार पर लगान लगाया। अकबर के द्वारा देखिए एक जाति व्यवस्था किया गया। तो जाति व्यवस्था को एक सेकेंड रोक दीजिए, आपको हम दहसाल प्रणाली बताते हैं। देखिए आपको अकबर द्वारा जाति व्यवस्था के बारे में बता दिए, जो कि जाति व्यवस्था किस में आता है, मनसबदारी में, ठीक है। और दहसाल व्यवस्था क्या था, दहसाल व्यवस्था उनके यहाँ एक आप ऐसे समझ लीजिए कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, राजस्व मंत्री थे, उनका नाम था टोडरमल। क्या नाम था, टोडरमल, ठीक है। तो टोडरमल के द्वारा एक व्यवस्था शुरू किया गया कि यदि देश को यानी कि शासन प्रशासन को, राजा को मजबूत बनाना, तो क्या करना चाहिए, हमारे पास भू राजस्व बहुत ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे कि ज़मीनों का क्या करेंगे, मापन करेंगे और उस हिसाब से उनसे क्या करेंगे, उनसे कर वसूलेंगे। और ये कितने वर्षों के लिए किया गया था, ये 10 वर्षों के लिए किया गया था, ठीक है। तो यही क्या है, दहसाल पद्धति, ठीक है, भूमि का मापन और उसके बाद उस पर क्या करेंगे, कर लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी, हुमायूं का मकबरा, लाहौर का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, बुलंद दरवाजा, पंचमहल आदि का निर्माण करवाया। तो आप देख लीजिए अकबर के द्वारा बहुत सारा क्या किया गया, निर्माण भी करवाया गया। आगरा का ताजमहल के बारे में आपको पता होगा, यदि नहीं है तो आप जान लीजिए कि ये यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल है, विश्व धरोहर विरासत में इसका ये शामिल है। यदि पूछ दिया जाए कि अकबर द्वारा निर्माण किया गया भवनों का, किलाओं का, ठीक है, तो उसमें क्या कोई ऐसा स्थल है जो विश्व विरासत में शामिल है, तो आप बोलिएगा यस, आगरा का किला, ठीक है। और ये सब सारा चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा, पूछ लिया जाएगा कि ये चीज़ किसके द्वारा बनाया गया है, ठीक है, याद नहीं रहेगा तो वहाँ पे समस्या हो जाएगा। अकबर के समय काल में 9 रत्न थे, तो 9 रत्न ये कोई सोना चांदी हीरा मोती जवाहर नहीं था, व्यक्ति थे जो विशेष थे। और कौन थे ये, पहला व्यक्ति थे अब्दुल रहीम खाना, और ये सब डायरेक्ट आपको पूछा जाता रहता, ठीक है। दूसरा है बीरबल, तीसरा है तानसेन, चौथा टोडरमल के बारे में अभी बताए हुए थे, 10 साल व्यवस्था किए हुए थे। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा, अजीउद्दीन कोका, मान सिंह, ठीक है, फैजी और अबुल फजल, ये इनको बहुत ज़्यादा आप याद रखिएगा, अबुल फजल को, ठीक है। हाँ, कुछ करंट अफेयर आया हुआ था तो हम साथ में क्या किए, इंक्लूड करवा दिए। जैसे कि 2024 में तानसेन अवार्ड किसको मिला है, कलकत्ता के तबला वादक हैं स्वप्न चौधरी, वो ग्वालियर एमपी के हैं प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट है इंदौर की एक संस्था है सानद व्यास, ठीक है, सानद व्यास, तो इनको क्या मिला है, राजा मान सिंह तोमर सम्मान 2024। देखिए कुछ कुछ करेंट अफेयर आ जाता था साथ में, इससे जुड़ा हुआ था, हम क्या किए हैं, इंक्लूड करवा दिए, ताकि यदि आपसे पूछ लिया जाए, आपको स्टेटिक्स नहीं पूछा जाए, आपसे इस टॉपिक से करंट अफेयर पूछ लिया जाए तो आपका क्या हो जाए, वहाँ पे काम हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है अकबर का मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ और इसे आगरा के निकट सिकंदरा में क्या कर दिया गया, दफनाया गया। इस प्रकार क्या हुआ, एक महान शासक के समय काल का अंत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जहांगीर, तो जहांगीर का बचपन का नाम था शेखो और सलीम। एक गाना याद आ रहा, वो एक गाना आप लोग सुने होंगे, क्या तो नाम है,
खैर छोड़िए, हटाइए, नहीं याद आ रहा। तो उनके प्रेमिका का नाम था अनारकली, ठीक है। सलीम और अनारकली पे ही एक सॉन्ग मतलब निकला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। इनके पिता जो थे, अनारकली के पिता, तो उनका क्या नाम था, गयास बेग। और ये इनको एक पद दिया गया हुआ था, क्या, वजीर का। तो वजीर का पद आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। नूरजहां का भाई था आसफ खान, वो खाने समा का पद था, यानी कि कारखाना के वो क्या थे, उसको देखरेख करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। नूरजहां की माता का नाम असमत बेगम है, और असमत बेगम महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इनके द्वारा ही वर्तमान में जो लोग इत्र यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका क्या किया गया, आविष्कार किया गया, ठीक है। नूरजहां के पिता गयासुद्दीन को एदमतोल्ला की उपाधि दी गई थी। तो राजा क्या होते थे, या फिर राजा क्या करते थे, अपने जो उनके सहयोगी होते थे उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए उनको कोई कोई क्या करते थे, उपाधि दे देते थे। जैसे कि शेरशाह सूरी है, तो उसको शेर खान के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चलिए देखते हैं इधर। इसकी ये जो जहांगीर थे, ठीक है, जहांगीर थे, तो उनकी कौन थी, ये नूरजहां इनकी वाइफ हुई, पत्नी हुई, ठीक। तो नूरजहां ने एतमदोल्ला मकबरे का क्या करवाया, निर्माण करवाया, और किस चीज़ से वो बना हुआ था, संगमरमर से, ठीक है। जहांगीर ने शासक बनने के ही साथ, देखिए ये भी MBT आप लोग को याद आ रहा, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक जो थे, MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा एक 5 योजना लाया गया था। यदि वो सफल हो जाते तो क्या होते, वो बहुत बड़े शासक के लिस्ट में उनका नाम गिना जाता, ठीक है। मतलब बहुत सारा वो समाज में क्या करते, परिवर्तन लाते। तो उसी प्रकार जहांगीर ने भी क्या किया, शासक बनने के साथ ही 12 अध्यादेश जारी किए, ठीक है। वो योजना बनाए थे, इन्होंने क्या किया, अध्यादेश जारी किया। इनके द्वारा ये कहा गया कि एक न्याय की घंटा की स्थापना करो, यानी कि मेरे साम्राज्य में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा, और उसको हर सूरत में क्या किया जाएगा, उनको न्याय प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जहांगीर ने क्या किया, तंबाकू पर रोक लगा दिया। क्या किया, तंबाकू पर रोक लगा दिया। जहांगीर के समय में चित्रकला का स्वर्ण काल था, यानी कि इनके समय में क्या हुआ, चित्रकला को ज़्यादा सरकार के द्वारा सहयोग दिया गया। जहांगीर के समय में 1608, ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए, वैसे आप देखिएगा तो 1498, एक मिनट रुकिए, वास्को डिगामा इंटर इन इंडिया टाइम पीरियड, एक सेकेंड, हाँ सही है, 1498 का समय काल था। तो उस वक्त ही क्या हुआ था, पश्चिमी देशों का एंट्री भारत में हो चुका था, ठीक है, किनके द्वारा, वास्को डिगामा के रूप में 1498 में। लेकिन हम इधर देखते हैं मुगल काल में, तो मुगल काल में देखिए 1608 का जो समय काल था, तो उस टाइम में क्या हुआ, एक ब्रिटिश, ये ब्रिटिश कौन है, ये हम सिर्फ वेस्टर्न का बात, हम सिर्फ पश्चिमी का बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉपर इंग्लैंड के वासी हैं, यूनाइटेड किंगडम के वासी हैं, ठीक है। तो विलियम्स हॉकिन का क्या हुआ, भारत यात्रा हुआ, और उनको 400 का मनसब प्रदान किया गया, और साथ ही इसको इंग्लिश खान का उपाधि दिया गया। और धीरे धीरे देखिए, अब अंग्रेज को क्या होगा, भारत के शासक के बारे में, यहाँ की समाज की व्यवस्था के बारे में पता चलेगा, और यहाँ का धन का व्यवस्था के बारे में पता चलेगा, और फिर क्या करेगा, ये अंग्रेज भारत में एंट्री करेगा, ठीक है। 1613 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की। देखिए एंट्री हो चुका है, और यहाँ तक कि अपना देखिए, ब्रिटिश का जो फैक्ट्री होता था, तो फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन नहीं होता था, वहाँ पे कोई सामान नहीं बनता, वो एक तरह का घर था जहाँ पे ये लोग रहता था, ठीक है। और वहीं से वो उनका पूरा योजना चलता था कि हमको आगे का क्या कदम लेना है, ठीक। जहांगीर के समय में सर टॉमस रो की भारत यात्रा हुई। तो देखिए कई ब्रिटिश थे जिनका क्या हो गया है,
आगमन भारत में हो गया है। जहांगीर ने अफगानों को मनसबदारी व्यवस्था में क्या किया, शामिल किया, यानी कि अफगान का जो मनसबदारी व्यवस्था था उसको क्या किया, उसको अच्छा लगा होगा तो उसको क्या किया, अपने योजना में शामिल कर लिया। जहांगीर की मृत्यु हो जाती है 1627 ईस्वी में, और इसके मृत्यु के बाद कौन आता है, शाहजहां। कौन आता है, शाहजहां। और एक चीज देखिए, जहांगीर के बारे में अभी कुछ देर पहले हम आपको बताए हुए थे कि वो न्याय का क्या किया हुआ था, न्याय का घंटा लगवाया हुआ था, ठीक है। और इसके समय काल में ही देखिए क्या हुआ, इसके समय काल में, जहांगीर के समय काल में क्या हुआ, सिख के गुरु अर्जुन देव थे, जो सिखों के 5वें गुरु थे, उनका क्या करवा दिया जाता है, उनका हत्या करवा दिया जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको एक तरह से क्या हो गया कि जो आदमी कह रहा है या जैसा उसका विचार को दिखाया जा रहा है, वास्तव में ऐसा है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं शाहजहां पे। तो शाहजहां का समय काल कितना था, 2628 से 1553। देखिए, जो भी मुगल साम्राज्य से संभव और संभावित टॉपिक है, ठीक है, और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, उन सभी को सारे को इसमें इंक्लूड किया गया, ताकि आपका एक भी सवाल क्या हो, छूट ना पाए, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए, और नोट्स भी देखिए, इतना कम शब्दों में लिखा गया है ताकि आपको यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे आपको 500,000 वर्ड का मतलब शब्द का इस्तेमाल करने का ज़रूरत नहीं है। कम शब्दों में, साफ में और अच्छे इस प्रकार का सेंटेंस बनाया गया है कि आपको समझ में भी आएगा और आपका क्या हो, एग्जाम में मदद भी मिले, ठीक है। तो इनका बचपन का नाम था खुर्रम, और इसका विवाह हुआ किससे, आसफ खान की बेटी अजुमदा बानो से, ठीक है। और ये अजुमदा बानो कौन है, ये अजुमदा बानो वही है जिनके नाम पे क्या किया गया है कि ताजमहल का निर्माण करवाया गया है, ठीक है। मुमताज महल, यही है मुमताज महल, आगरा का जो ताजमहल है, इनके ही याद में बनाया गया है, ठीक है। शाहजहां के समय में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। आप इससे पहले जहांगीर के बारे में पढ़े तो वहाँ पे क्या था, चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जा रहा था, और इसका समय काल क्या कहा जाता है, स्थापत्य कला का, ठीक है। देखिए, इसके द्वारा बहुत सारा निर्माण भी करवाया गया, जैसे दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला फेमस क्यों है आपके लिए फेमस इसलिए है कि जब भी भारत का स्वतंत्रता दिवस आता है, यानी कि 15 अगस्त वाला समय काल आता है, तो आप क्या देखते होंगे, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, चाहे अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी हो या फिर इनसे पूर्व चाहे जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, लाल किला से तिरंगा को फहराया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जामा मस्जिद। तो दिल्ली में आपको जामा मस्जिद है, उसका भी इनके द्वारा निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा, ठीक। और आगरा का ताजमहल, ये तो जानते हैं विश्व धरोहर है और विश्व में इसका क्या है, ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए ताजमहल के बारे में आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं कि जहांगीर के बारे में भी आप पढ़ें कि उनके द्वारा क्या किया गया, तंबाकू पे प्रतिबंध लगा दिया गया। जब जो ताजमहल का निर्माण हो रहा था ना, तो वहाँ पे आप अभी भी देखिए कि ताजमहल किस रंग का दिखता है, वो सफ़ेद रंग का दिखता है। तो ताजमहल बन रहा था, तो वहाँ पे क्या होता है, जो लेबर मजदूर लोग थे, तो स्वाभाविक है वो काम कर रहे थे, तो बहुत लोग उसमें क्या करते थे, तंबाकू लगा के खाते थे। तो तंबाकू लगा के खाते थे तो समस्या तो तब तक नहीं था, लेकिन जब उनके द्वारा थूक फेंका जाता था तो उससे क्या होता था कि जो मार्बल था उसका रंग बदल जाता था, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या हुआ, क्रोधित होकर वहाँ पे क्या कर दिया गया, वहाँ पे भी शाहजहां के द्वारा भी क्या किया था, उस क्षेत्र में क्या करवाया गया, बोला गया कि यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन नहीं करेगा, यदि करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर प्रॉपर क्या होगा, कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है कि देखिए, आगरा का ताजमहल का निर्माण का टाइम आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसका टाइम जहाँ तक हमको याद है, यदि हम गलत नहीं तो 1632 होगा। एक बार रुकिए, हम कंफर्म कर देते हैं आपको। व्हेन ताजमहल इज क्रिएटेड, देखिए 1632 हम सही बोले हैं, 1632 में शुरू हो गया हुआ था, ठीक है। और लेकिन इसको कंप्लीट करने का टाइम कीजिएगा तो ये कंप्लीट कब हुआ, 1648 में, ठीक। तो 1632 में
इसका निर्माण चालू हो गया था और 1648 में ये पूर्णतः क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ये देखिए ताजमहल कुछ और नहीं है, वो मुमताज जो उनकी वाइफ थी, उनकी बेगम थी, तो उनके याद में ही बनाया गया। और ये कुछ नहीं, ये मकबरा है। मकबरा समझते हैं, जब कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उनके ऊपर जैसे हिंदू धर्म में बोलिए तो उस पर ऊपर छोटा सा मंदिर टाइप का शेप बना दिया जाता है टॉम। जो इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं तो उसमें आप देखिएगा कि एक छोटा सा कैसे बताएं, जैसे सड़कों पे आप देखते होंगे कि ये क्या नाम है, सीमेंट का एक शेप में बनाया गया रहता है, ठीक है, आकार का, जिस पे क्या होता है, उस पे दूरियां लिखा रहता है कि मुंबई यहाँ से 15 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर। तो उस प्रकार का जो आप निर्माण देखते हैं ना, तो वैसा करके इस्लाम धर्म के जो लोग मानने वाले हैं तो उनमें बनाया था। या फिर जो ज़्यादा धनवान व्यक्ति होते हैं तो वहाँ पे अपना क्या करते हैं, भवन का भी, मकबरा का भी निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये मकबरा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, शाहजहां के समय काल में क्या हुआ कि शाहजहां के समय काल में अकाल पड़ा और इसने क्या किया कि महाना वेतन प्रणाली का शुरुआत किया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं 1658 में, एक सेकेंड, हाँ 1658 में। तो 1658 ईस्वी में क्या हुआ कि औरंगजेब, ये औरंगजेब कोई और नहीं है, इनका ही क्या है, उत्तराधिकारी है, ठीक है। तो औरंगजेब ने सामूगढ़ के युद्ध में दारा सिकों को पराजित कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये दारा सिकों कौन था और ये औरंगजेब कौन था। तो औरंगजेब और दारा सिकों दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक है। और आप इतिहास जब पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे कि सत्ता के लिए सिर्फ भाई ही नहीं, जैसे कि रामगुप्त क्या किए हुए थे, जब उनको रहने दिया, आप यहीं पे देखिए, ये औरंगजेब क्या किए कि अपने भाई दारा सिकों से युद्ध किए। क्यों वो युद्ध इसलिए किए ताकि मुगल साम्राज्य का वास्तविक राजा कौन हो, शासक कौन हो, ये बन सके। इसलिए सबसे पहले इसने क्या किया कि अपने भाई जो दावेदार व्यक्ति थे दारा सिको, तो इनको पराजित कर दिया। अब इनको पराजित कर दिया तो अब कौन बच गया, शाहजहां। तो शाहजहां जब तक है तो वो, क्योंकि वो ही सत्ता के कर्ता धर्ता थे, तो जब तक वो चाहेंगे नहीं तो क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे शासक नहीं बन सकता, भले कोई भी बड़ा उनका पुत्र हो या छोटा पुत्र हो। तो औरंगजेब क्या किया कि शाहजहां को बंदी बना लिया, ठीक है। शाहजहां को क्या किया, अपने पिता को बंदी बना लिया और स्वयं को मुगल का शासक घोषित कर दिया, ठीक है। और इस प्रकार क्या होता है, शाहजहां की मृत्यु हो जाती है 1666 ईस्वी में आगरा में। कहा जाता है कि उनको इस प्रकार से ऐसे स्थान पर रखा गया हुआ था कि जहां से वो ताजमहल की एक छोटी सी दृश्य को क्या कर सके, देख सके, और अपनी बेगम के याद में क्या हो गया, वो अपने जीवन को त्याग दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं औरंगजेब। तो देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो या फिर सिविल सर्विस में आईएएस का हो, आप सरकार के साथ जुड़िएगा, ठीक है। सरकार के कार्य को करने में आप सहयोग कीजिएगा। और तो इसमें क्या होगा कि यदि आप बायस रहिएगा, ठीक है, यानी कि आप एक पक्ष को लेके चलिएगा, तो कहीं ना कहीं आप समाज में क्या कीजिएगा, अन्याय कीजिएगा। यानी कि किसी एक समुदाय, एक क्षेत्र, एक भाषा, एक विचार के प्रति क्या होगा, आपका रुख जो होगा वो अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है। हम यदि कभी किसी व्यक्ति का या फिर किसी राजा का यदि हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि आपका ये दायित्व बनता है कि आप जब भी किसी भी फैक्ट के बारे में सोचिएगा तो आप हमेशा न्यूट्रल रहिएगा, ठीक है। यानी कि आप क्या कीजिएगा, दोनों पक्ष को सुनिएगा, उसके बाद ही निर्णय लीजिएगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, ठीक है। बायस कभी नहीं, यदि बायस होइएगा तो आगे भी आपको यदि जॉब वगैरह लगता है तो वहाँ पे आपको समस्या हो, क्योंकि आप एक पक्ष को क्या कीजिएगा, सुनिएगा ही नहीं, दूसरे पक्ष को सुनते ही क्या कीजिएगा, आप निर्णय ले लीजिएगा। तो इस कर्म में क्या हो, इस दरमियान में क्या होगा कि आप अन्याय कर दीजिएगा, ठीक है। तो यदि हम कभी किसी का क्रिटिसाइज भी करते हैं तो देखिए, मेरा तो काम है कि आपको इनका जो
प्रोज है और कॉन्स है, ठीक है, जो इनका अच्छाई है और बुराई है, हम दोनों आपको क्या करें बताएं, ताकि आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ पे सही सही जवाब दे सकें। लेकिन आपका ये दायित्व बनता है कि आप यदि सरकार के संस्थान से जुड़ रहे हैं तो आप प्रो गवर्नमेंट रहिए, यानी कि आप सरकार के किसी भी नीति किसी भी योजना का क्या कीजिएगा, आप पर्सनली विरोध नहीं कीजिएगा। और अभी से माइंडसेट कर लीजिए कि सरकार के द्वारा यदि कोई भी योजना लाया जाता है, कोई भी दिशा निर्देश दिया जाता है, तो आप 100% उसके साथ खड़ा होंगे। और यदि आपको ज़्यादा समस्या होता है तो आप क्या कीजिए, सरकार के उस संस्थान से आप क्या कीजिए, हट जाइए, फिर जाके आप विरोध कीजिए, ठीक है। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप किसी पद को हासिल कीजिएगा, किसी पोस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे यदि आप न्यूट्रल नहीं रहिएगा तो फिर आपको वास्तव में बहुत सारा समस्या का समाधान झेलना आपको पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अकबर के बारे में देखते हैं। तो अकबर के बारे में देखिए बहुत सारा भिन्न भिन्न विचार है। जो इतिहासकार हैं तो वो उनका चश्मा जो होता उनको उनका देखने का नज़रिया जो होता उनका भी धार्मिक हो सकता। तो जो हिंदू धर्म के समर्थक के लोग हैं उनका कहना ये है कि औरंगजेब था क्या है, वो कट्टर मुस्लिम था, ठीक है, वो हिंदू धर्म के प्रति क्या करता था, अत्याचार करता था। वहीं दूसरा आप इसका पक्ष देखिएगा तो जो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं या जो इस्लाम के समर्थक व्यक्ति हैं उनका कहना ये था कि यदि औरंगजेब इतना ही हिंदू विरोधी विचारधारा का व्यक्ति था तो उसके समय काल में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग कैसे उनके शासन काल में उनके यहाँ क्या थे, अधिकारी थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, ठीक है। इसीलिए हम आपको शुरू में ही बता दिए कि देखिए मेरा काम है कि आपको जो तथ्य है वो बताएं, मगर आपका काम है कि आप न्यूट्रल होकर सोचिएगा, विचार कीजिएगा, ठीक है। तो औरंगजेब का समय काल कितना है, 1658 से लेके 707, और इसको जिंदा पीर कहा जाता था, ठीक है। पीर पीर जो शब्द है, पीर शब्द को देखिए जो वास्तविक इस्लाम के जानकार हैं या फिर लोगों का अलग अलग विचार है। कुछ इस्लाम के मानने वाले लोग ये कहते हैं कि पीर जैसा व्यवस्था को जो इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति मानते हैं तो वो इस्लाम से क्या है, अलग है, यानी कि वो इस्लाम के अंग नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि पीर वाला जो व्यवस्था है वो इस्लाम का क्या ही है, इस्लाम का ही एक भाग है, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता था कि जिंदा पीर कहा जाता था। इनके द्वारा झरोका दर्शन पे रोक लगा दिया गया, यानी कि सुबह के समय काल में क्या होता था कि राजा बालकोनी में आते थे और जनता वहाँ पे खड़े रहते थे और वो राजा का एक झलक देख पाते थे। तो औरंगजेब के द्वारा क्या करवाया गया कि इस झरोके व्यवस्था को पे रोक लगवा दिया गया, ठीक है। दरबार में क्या किया गया, औरंगजेब के द्वारा संगीत पे रोक लगा दिया गया। वो सारा इसलिए करते थे, देखिए जब भी व्यक्ति यदि वास्तव में शक्तिशाली होगा तो वो चुनौतियों का क्या करेगा, सामना करेगा। और आप कई बार देखते होंगे कि लोग बात करते रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं, उनका पाँव हिलता रहता है, हाथ हिलता रहता है, कुछ ना कुछ वो किसी चीज़ को उठा रहे हैं, इधर कर रहे हैं, मोबाइल को निकाल रहे हैं, बार बार लॉक कर रहे हैं, मैसेज चेक कर रहे हैं, वो बात भी कर रहे हैं और इस प्रकार के करते हैं। ये क्या शो करता रहता है, ये उनके अंदर में कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, आत्मविश्वास नहीं है। आप जब भी कोई भी चीज़ कीजिए तो आप खुद पे ट्रस्ट कीजिए कि हम यदि कर रहे हैं तो हम में ये क्षमता है कि हम ये चीज़ क्या कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कर सकते हैं और इस यहाँ से बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है। तो औरंगजेब के द्वारा क्या किया गया, संगीत पे रोक लगवा दिया गया। और ये सब इसलिए कर रहा था ताकि ये लोगों को दिखा सके कि आई एम स्ट्रांग, यानी कि मैं क्या हूँ, बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ और शक्तिशाली राजा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्के पे इनके द्वारा क्या किया गया, कलमा जो लिखा जाता था उसको बंद करवा दिया गया। कलमा, मुझे तो इस्लाम का उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर फिर भी मैं इतना जानता हूँ कि जो इस्लाम धर्म में जो उनका पवित्र पुस्तक होता है, ठीक है, जिसको कुरान कहा जाता है, तो कुरान में आप ऐसे समझ लीजिए कि अलग अलग पार्ट में कुछ कुछ सेंटेंस होगा जो ज़्यादा, वैसे पूरा कुरान ही महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो उसको क्या किया जाता था, उस पॉइंट को सिक्का पे क्या किया जाता था, अंकित करवाया जाता था, ठीक है। तो शायद कलमा उसको ही बोला जाता होगा, हमको उतना खास जानकारी नहीं है, मगर आप इतना समझिए कि कुरान में से ही कोई शब्द को या सेंटेंस को उठाया जाता है, ठीक है। तो ये कलमा को क्या करवाया गया कि सिक्के पे लिखवाना या गुदवाना कर क्या किया गया, बंद करवा दिया गया, ठीक है।
और औरंगजेब के द्वारा 1679 ईस्वी में जजिया कर पुनः लागू करवाया गया। जजिया कर के बारे में हम बार बार आपको बताए हैं कि जो गैर मुस्लिम है, यानी कि जो इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं या फिर जो इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, तो वो व्यक्ति जो भी होंगे तो उनको क्या किया जाएगा, उसको अपने धर्म को मानने के लिए, उसका प्रैक्टिस करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, इबादत करने के लिए, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, कर का भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है। और जहांगीर के समय काल में भी बताए थे कि आपको सिख के 5वें गुरु का निर्मम हत्या करवाया गया था। ठीक है। वैसे ही औरंगजेब के समय काल में भी क्या हुआ, सिख के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनका क्या करवा दिया जाता है, हत्या करवा दिया जाता है। ठीक है। इसके दरबार में संगीत पर रोक लग गया, मगर देखिए विडंबना क्या है, आप ये कह रहे हैं कि संगीत क्या है, एक खराब चीज है, इसलिए इसको क्या करो, दरबार में इस पे पाबंदी लगा दो। ठीक है। लेकिन आप खुद क्या कर रहे हैं, आप बीना बजा रहे हैं। औरंगजेब को क्या था, खुद बीना बजाने का शौक था। तो ये चीज दर्शाता है कि व्यक्ति क्या है, आंतरिक रूप से मजबूत नहीं है, वो कहीं ना कहीं क्या है, कमजोर है, और वो लोगों को ये दिखाना चाहता है कि वो स्ट्रांग है। ठीक है। चलिए अब लास्ट पड़ाव पे हम लोग हैं। तो लास्ट पड़ाव मुगल काल में क्या है कि इसके समय काल में सर्वाधिक हिंदू थे। देखिए हम शुरू में आपको बताए हुए थे कि आप न्यूट्रल होकर रहिएगा। देखिए यदि औरंगजेब का, यदि कभी आपको यदि कोई सवाल पूछा जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि औरंगजेब के द्वारा जो कार्य किया गया उस पर आप कुछ निगेटिव पॉइंट लिखिए और कुछ पॉजिटिव पॉइंट लिखिए, तो आपको दोनों मिलेगा। उसके द्वारा जो कार्य किया गया तो आप उसको पॉजिटिव में, यदि धार्मिक स्तर पे देखिएगा तो दोनों पक्ष आता। जैसे यहाँ पे देखिए, इसके समय में क्या था, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। आपको हम शुरू में बताए हुए थे ना कि यदि कोई व्यक्ति ये क्लेम करेगा कि औरंगजेब क्या था, हिंदू विरोधी था, तो जो इस्लाम के मानने वाले व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, इस शब्द से उसको काउंटर कर सकते हैं कि यदि वो हिंदू विरोधी था तो उसके समय काल में हिंदू इतना मनसबदार कैसे था। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसके समय काल में मराठा शक्ति को रोकने हेतु मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण का गवर्नर बनाया गया और इसने शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की। देखिए हम एक दो चीज के बारे में बोले हैं, जैसे टीपू सुल्तान, मराठा, ठीक है, और क्या नाम है, विजयनगर एम्पायर, बहमनी साम्राज्य। तो इस प्रकार का जो भी टॉपिक है तो इससे जो जुड़ा होगा, जब आज ये फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर मुगल साम्राज्य यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो इसका हम नोट्स क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आधुनिक भारत का इतिहास का लाएंगे तो उसमें हम आपको इंक्लूड करके दे देंगे। ठीक है। क्योंकि उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, कुछ कुछ युद्ध है और कुछ कुछ निर्माण है, तो बस आपको वो देख लेना है। ठीक। औरंगजेब ने क्या किया, रबिया दुर्रानी के मकबरे का निर्माण करवाया। और ये रबिया दुर्रानी कौन थी, औरंगाबाद सेकेंड ताजमहल इन इंडिया। एक सेकेंड, बीबी का मकबरा। ठीक है, क्या है, बीबी का मकबरा, ये औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा ये कहाँ है, औरंगाबाद में है। एमएच यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आस्की इसमें भी जगा हुआ था। तो इसके द्वारा क्या किया गया कि अपनी वाइफ यानी कि अपनी बेगम रबिया दुर्रानी के लिए एक मकबरे का निर्माण करवाया गया। वास्तव में जैसा ताजमहल बना हुआ था तो वैसा तो निर्माण नहीं करवाया गया, क्योंकि कहते हैं कि ताजमहल का जब निर्माण करवाया गया तो जो उसके उस्ताद थे उनका हाथ कटवा दिया गया, ताकि क्या हो कि दोबारा ऐसा निर्माण ना हो, ये विश्व में क्या रहे, अजूबा रहे। और वास्तव में आज भी अजूबा है। ठीक है। तो औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया गया आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये लाल कलर का था। ठीक है। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार क्या होता है कि मुख्य जो ये मुगल साम्राज्य है इसका पतन हो जाता है। ठीक है। इसमें जो भी प्रभावशाली महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका क्या होता है, समाप्ति हो जाता है। और इस प्रकार क्या हुआ कि आज हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। और कल से आप लोगों को वीडियो मिलने वाला है आधुनिक भारत का इतिहास का। देखिए
बिहार से संबंधित यदि कोई भी एग्ज़ाम होगा और यदि जीएस में आपको हिस्ट्री पूछा जाएगा तो इस बात का आपको 100% गारंटी है कि इस सेक्शन को आप इन पीडीएफ को, इस वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका कोई सवाल नहीं छूटने वाला। क्योंकि जितना मैक्सिमम हुआ, जो भी संभव पॉइंट था, जो भी चीज़ आप बड़े बड़े 10 पेज में, 20 पेज में पढ़ते हैं, उसको हम कम शब्दों में आपको क्या किए हैं, प्रोवाइड किए हैं और बेहतर तरीके से उसका क्या किए हैं, डिस्कशन भी किए हैं। देखिए, आप लोगों को वीडियो यदि पसंद आता है तो अवश्य लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट कीजिए। क्योंकि देखिए, आपका सहयोग का हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो इसलिए कि आप चाहते हैं कि कंटेंट और भी बेहतर हो, मैं लाइव आके पढ़ाऊँ। तो आपको पता होगा यूट्यूब का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया, जो सर्टेन सब्सक्राइबर वगैरह और वॉच टाइम के बाद ही उनको क्या किया जाता है, लाइव लाया जाता है। और बिहार कंपटीशन का एक ही मोटिव है कि धन धन कभी क्या हो, धन कभी क्या हो, आपके जीवन, आपके शिक्षा में क्या करे, बाधा नहीं बने। ठीक है, ये जो समस्या है तो इस समस्या का निदान आपको किया जाएगा और संपूर्ण तरीके से किया जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। तो बने रहिए और पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।